हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज के इस वीडियो में हम एक डीप एनालिसिस करेंगे, एक डीप डाइव एनालिसिस करेंगे जो पीयूष गोयल ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी रिसेंटली अबाउट द इंडियन स्टार्टअप्स। ही सेड, आर वी गोइंग टू बी हैप्पी बीइंग जस्ट डिलीवरी बॉयज एंड गर्ल्स। उन्होंने इंडियन स्टार्टअप्स को क्रिटिसाइज करा एंड ओपनली ब्लाइंडली कंपेयर करा उनको चाइनीज स्टार्टअप्स के साथ। ये वीडियो एक डिबेट वाला वीडियो नहीं होने वाला कि उन्होंने जो करा वो सही था या गलत था। ये वीडियो उन फैक्टर्स के ऊपर होने वाला है जो फैक्टर्स अलाउ करते हैं इंडिया में जैसे स्टार्टअप्स आज के डेट में हैं उनका पहले आना इंडिया में, उनका ग्रो करना, उनका एक्सपोनेंशियली ग्रो करना एज कंपेयर टू द डीप टेक सेक्टर्स जो चाइना में आज की डेट में रिमार्केबल प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो डीप टेक वाले सेक्टर्स वाले स्टार्टअप इंडिया में पहले नहीं आएंगे, पहले इसी टाइप के स्टार्टअप इंडिया में आएंगे क्योंकि इंडिया के कुछ ऐसे इनहेरेंट फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो इंडिया की रियलिटी है और इंडिया उससे मतलब इंडिया के मिनिस्टर्स उससे डिनाई नहीं कर सकते। तो ये वीडियो में हम उस रीजनिंग को ढूंढने की समझने की कोशिश करेंगे एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग करेंगे। तो प्लीज़ पेशेंटली इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। पीयूष गोयल ने ये जो स्टेटमेंट दी कि आर वी गोइंग टू बी हैप्पी बीइंग जस्ट डिलीवरी बॉयज एंड गर्ल्स, क्रिटिसाइज करा स्टार्टअप्स को और कंपेयर करा चाइनीज स्टार्टअप्स के साथ। ये सब उन्होंने करा, बहुत अच्छा बात है उन्होंने करा क्योंकि ये करना बहुत आसान था। इट वॉज वेरी ईजी बिकॉज दिस इज वेरी इजी टू डू बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। उन्होंने कहीं भी सॉल्यूशन की बात नहीं करी, कहीं भी उन कॉजेस की बात नहीं करी जिन कॉजेस की वजह से इंडिया के स्टार्टअप्स इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो फेवरेबल हैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स का जिसकी वजह से इस टाइप के आइडियाज इंडिया में पहले बनते हैं एंड ग्रो करते हैं एंड एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। वो क्या फैक्टर्स हैं? वो रियल फैक्टर्स हैं, इंडिया की रियलिटी वाले फैक्टर्स हैं जिसको पीयूष गोयल भी डिनाई नहीं कर सकते। पर उन्होंने इन सब चीज़ों को ओवरलुक करा और स्ट्रेट अवे वो काम कर दिया जो इजी था। उन्होंने कंपेयर कर दिया, उन्होंने कमेंट कर दिया। एक डीप अंडरस्टैंडिंग का होना, एक डीप इंट्रोस्पेक्शन करना, ये एक डिफिकल्ट काम है और वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, या ये एक टाइम टेकिंग पेशेंटली करने वाला काम है। एंड पीयूष गोयल बीइंग अ मिनिस्टर, कहाँ उनके पास इतना टाइम होगा कि वो इतनी डीप थिंकिंग कर सकें या डीप इंट्रोस्पेक्शन कर सकें। तो हम उनके बिहाफ पे ये काम करके उनको दिखा रहे हैं। एंड अगर ये वीडियो बाई चांस पीयूष गोयल जी के पास तक पहुंच जाए तो उनको भी इससे बहुत मदद मिलेगी। आई होप उनको इससे बहुत मदद मिले। तो क्या वो फैक्टर्स हैं? सबसे बड़ा ये फैक्टर है कि इंडिया, और ये कम से कम 6-7 फैक्टर्स हैं एंड लास्ट के 2 फैक्टर्स एकदम फाउंडेशनल लेवल वाले फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस टाइप के स्टार्टअप इंडिया में पहले आएंगे ही आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया एज अ कंट्री इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है यहाँ पे हर लेवल पे। डेमोग्राफिकली इतनी डाइवर्स है, इकोनॉमिकली, सोशली, इंटेलेक्चुअली इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है इंडिया में, जो ये सब चीज़ों को इंडिया में पहले क्रिएट करना और ग्रो करना आसान बनाती है। अब फैक्टर नंबर 1 जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिसकी इतनी लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, जिसको काफ़ी पॉपुलेशन अफोर्ड ही नहीं कर पाती या उसको एक्सेस ही नहीं कर पाती। सेकेंडली, एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी इतनी पुअर है, इतनी आउटडेटेड है कि जो एजुकेट करके यहाँ से निकलते हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं होते या बहुत ही एवरेज टाइप की उनको जॉब मिलती है एंड हाई पेइंग जॉब्स के लिए वो सुटेबल नहीं माने जाते। अनलेस एंड अनटिल IIT IIM वाला केस हो तो उस केस के तो जो लोग हैं वो इंडिया में रहना भी पसंद नहीं करते, काम करना भी पसंद नहीं करते, वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। तो उस केस की मैं बात नहीं कर रहा। तो एक ये एजुकेशन आउटडेटेड होने की वजह से इस टाइप का इस टाइप का आउटकम निकलता है एजुकेशन सिस्टम का, जो हाई पेइंग जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं है, सुटेबल नहीं है एंड एवरेज लेवल पे ही है। और एक्सेसिबिलिटी इतनी कम है तो ज़्यादातर सब लोग एजुकेटेड है भी नहीं, मोस्टली अनएजुकेटेड हैं या कम पढ़े लिखे हैं। दूसरा फैक्टर इंडियाज अनएम्प्लॉय। और ऑन द अदर हैंड जो एजुकेशन की बात करें तो चाइना 20% ऑफ इट्स GDP
खर्च करता है एजुकेशन सिस्टम पे, वेयर एज इंडिया के ये नंबर्स कहाँ हैं, वो कंपेयर करने लायक भी नहीं है। नंबर 2, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एंड गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू सॉल्व इट। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इतनी पीक पे है और हर बार इसका जो डेटा आता है उसमें नंबर बढ़ता ही जाता है। इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पास नहीं है एंड गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टेंटली फेल्ड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस वजह से इतनी ज़्यादा बल्क सप्लाई है, फ्रीली अवेलेबल है ऐसा रिसोर्स जो काम में लगाया जा सकता है, जो स्किल्ड, हाईली स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, कम पढ़ा लिखा है, इतना अबेंडेंस सप्लाई है उस टाइप के रिसोर्स की, और वो रिसोर्स है चीप वर्कफोर्स। तीसरा रीज़न जो रिस्पॉन्सिबल है वो है इंडिया में पावर स्ट्रगल वर्सेस चाइना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चाइना में जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या इतनी फ्रीक्वेंटली पॉलिटिकल अथॉरिटी चेंज नहीं होती एज कम्पेयर टू इंडिया, जहाँ पावर के लिए कांस्टेंट स्ट्रगल है, बार बार इलेक्शंस होते हैं, कभी स्टेट इलेक्शंस तो कभी सेंट्रल इलेक्शंस, जो भी होते हैं, एंड उसमें खर्च होने वाली फंडिंग जो इतनी मोटी होती है, जिससे कैंपेनिंग होती है, वोट्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, जो भी होता है वो सब क्या होता है वो आप सबको मालूम है। इलेक्शन जीतने के लिए फ्री प्रोमिसेस की जाती हैं, जितनी भी महीने के 2000 रुपये, 2100 रुपये बिना कुछ काम करने के भी पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो सारा बड़ा खर्चा है ना, ये चाइना में उतना फ्रीक्वेंटली या उतना ज़्यादा नहीं होता जितना इंडिया में होता है। तो इंडिया के पास एक जो अमाउंट था जो एलोकेट हो सकता था टूवर्ड्स स्टार्टअप, डीप टेक सेक्टर्स में इनोवेशन के लिए, वो बचता ही नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेनिंग और बार बार पावर में आने के लिए यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। फोर्थ रीजन, इंडिया का स्ट्रगल विद द बेसिक सर्वाइवल लेवल ऑफ रोटी, कपड़ा एंड मकान, whereas China has crossed this level and many levels after it. India is still to cross this level for major section. इंडिया में अभी भी इंडियन पॉपुलेशन का काफ़ी बड़ा सेक्शन ऐसा है जो आज भी रोटी, कपड़ा और मकान वाले लेवल पे सर्वाइव कर रहा है या उसको भी मीट आउट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो ये वो लेवल है जो डेस्परेट है कुछ भी बेहतर काम करने के लिए, जहाँ से उसको अच्छे खासे ठीक ठाक पैसे मिल जाएं, जिससे वो अपने आप को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। फिफ्थ, अब ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वो रीज़न है कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन से रेजिस्टेंस है इंडियन कल्चर में और इंडियन फैमिली सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में। अब कोई भी डीप टेक का आइडिया डिमांड करता है क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिवली किसी चीज़ को सोचना और मतलब इनोवेटिवली एस्टिमेट करना या प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करना। बट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इंडिया में हमेशा लैक करता है, क्योंकि उसको बचपन से ही दबा दिया जाता है या डिस्करेज करा जाता है। लैक ऑफ कंड्यूसिव इकोसिस्टम जो प्रमोट करे क्रिएटिविटी और इनोवेशन इंडिया में एब्सेंट है, चाहे वो स्कूल्स में हो, फैमिलीज में हो, सोसाइटी में हो, कहीं पे भी हो। एनकरेज करा जाता है टू थिंक कन्वेंशनली एंड डिस्करेज करा जाता है या आपका मजाक उड़ता है व्हेन यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, व्हेन यू डू नॉट फॉलो द हर्ड, जब आप भेड़चाल फॉलो नहीं करते, एंड व्हेन यू प्रपोज समथिंग दैट इज अहेड ऑफ इट्स टाइम। जब आप ऐसी कोई चीज प्रपोज करते हो तो आपको पागल बोला जाता है, आपको डिस्करेज करा जाता है, एंड यू आर ट्रेन नॉट टू क्वेश्चन द अथॉरिटी। आपको आपके सीनियर्स से क्वेश्चन ना करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो यू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, यू आर जस्ट लाइक अ स्लेव जिसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी और वो काम करेगा। इस टाइप से आपकी प्रोग्रामिंग बचपन से की जाती है। तो क्रिएटिविटी नो मैटर कितनी भी भगवान ने दी हो, इनोवेशन न जाने कितनी भी भगवान ने आपको दी हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आप बड़े होते हो, डेली स्ट्रगल्स में फंसते हो, सोसाइटी, फैमिली, एजुकेशन और ये पूरा जो तंत्र है, पूरा जो सिस्टम है, इसमें जैसे आप डेली बेसिस पे स्ट्रगल करते हो तो ग्रेजुअली ये जो आपकी क्रिएटिविटी है एंड इनोवेशन है ये दम तोड़ देती है, ये ख़त्म हो जाती है। फिर इसका एक और मेन रीज़न ये है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के प्रमोट ना होने का, कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को नर्चर करने के लिए, डेवलप करने के लिए और परस्यू करने के लिए यू नीड अ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब आपके पास एक सफिशिएंट कैपिटल बेस होना चाहिए
कि आप डेली के स्ट्रगल्स को छोड़ छाड़ के, डेली के स्ट्रगल से फ्रीडम पाके यू आर एबल टू थिंक ओवर एंड अबव द बेसिक नीड्स। आप कुछ, जब आपकी नॉर्मल ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तभी तो आप कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो और कोई नहीं सोच पा रहा, उस सोचने की पोजीशन में आओगे। इसके लिए आपको या तो फैमिली की तरफ से इतना सपोर्ट हो, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली, कि जो आप ये काम कर सको। अब आज के डेट में अगर किसी के बच्चे को ये पैशन हो, ये इस चीज़ में उसको इनोवेट करके या क्रिएटिविटी करके कुछ ऐसा करना हो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कुछ करना हो, या शेर, हाथी, इन सब के लिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना हो, कुछ अपनी वाइल्ड एक फॉरेस्ट बनाना हो, तो क्या इंडिया में कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो इस टाइप के प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकती हैं, इस टाइप की क्रिएटिविटी को सपोर्ट कर सकती हैं? ज़्यादा नहीं, पर कुछ इंडिया की टॉप बिजनेस फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चे इस टाइप का काम कर रहे हैं और उनको आराम से करवाया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला सपोर्ट भी है उनको। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक इस टाइप की लग्जरी है, ऐसी स्पॉन्सरशिप का होना, विच वेरी फ्यू इंडियंस कैन अफोर्ड। तो अब इसके बाद अगला फैक्टर आता है, एंड ये 6th फैक्टर है, और ये भी बहुत मेजर क्रिटिकल फैक्टर है, भारत वर्सेस इंडिया। इंडिया एक कंट्री है, एक देश है, पर इसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा है भारत, जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, और जब खेती का फसल खराब हो जाती है, सीजन खराब हो जाता है, तो उनके पास रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तब ये लोग, ये वो पॉपुलेशन है जो अपने छोटे गांव को छोड़ के माइग्रेट करती है टूवर्ड्स बिग सिटी, जहां पे इंडिया रिजाइड्स करता है। अब ये इंडिया क्या है? ये इंडिया वो है जहां पे एफ्लुएंट मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास एंड रिच क्लास रहती है। ये बहुत डिसेंटली पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी सैलरी, हाई सैलरी पे काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, और ये दूसरी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, ये सफ़र करते हैं फ्रॉम लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वर्क लाइफ बैलेंस का ना होना, और अगर इनके बच्चे हैं तो ये सफ़र करते हैं उनकी बढ़ती हुई स्कूल की फीस से, बढ़ते हुए मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, लेजर एक्सपेंसेस, इन सब से ये सफ़र करते हैं। और सारा का सारा दिन ये इसी जद्दोजहद या इसी डेली स्ट्रगल में लगे रहते हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो ये पूरे टाइम हैसल्ड है, इसलिए इनको आराम चाहिए, इनको थोड़ी सी कन्वीनियंस चाहिए, और कन्वीनियंस चाहिए उनको अपना टाइम सेव करने की, कि उनको इन छोटी छोटी चीज़ों में टाइम ना खर्च करना पड़े। कि बाहर का कुछ खाना है तो पहले गाड़ी में बैठ के ट्रैफिक जाम में होते हुए आउटलेट तक पहुंचो, फिर खाओ, फिर लौट के आओ, इतना टाइम वो वेस्ट करना नहीं चाहते। ग्रॉसरी लेने के लिए वो बाजार जाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं ये सब हमारे घर पे आ जाए यार किसी तरीके से। तो ये कन्वीनियंस डिमांड करते हैं। ये वो क्लास है जो बहुत बड़ा बेस बनाती है ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, जो ग्रॉसरी की वेबसाइट्स हैं जो जल्दी 10 मिनट्स में सामान पहुंचाती हैं, ये उसका बहुत बड़ा बेस बनाती हैं। और एज पर डेटा अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, ये 60 मिलियन की पॉपुलेशन है आज की डेट में, एंड इट इज गोइंग टू बी 100 मिलियन बाय 2027। तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो डिमांड कर रही है कन्वीनियंस, बिकॉज दे आर मेंटली स्ट्रेन्ड एंड फाइनेंशियली बर्डन्ड। उनको इस प्रॉब्लम, इस तकलीफ, इस परेशानी से बचने के लिए या इसको कम करने के लिए कन्वीनियंस चाहिए, सुविधा चाहिए। अब इस दो फैक्टर्स की वजह से और बाकी के फैक्टर्स की वजह से इस टाइप के स्टार्टअप्स इंडिया में पहले आते हैं, जो इस टाइप के कंज्यूमर्स को फोकस करके उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे स्टार्टअप्स की। ये वो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने एक टेक प्लेटफॉर्म बनाया और उन्होंने इंडिया की डिमांड फॉर कन्वीनियंस को मीट आउट करा भारत से आने वाली अबेंडेंट सप्लाई ऑफ चीप वर्कफोर्स के साथ। तो उन्होंने इस डिमांड को मीट आउट कर दिया विद दिस सप्लाई, और उन्होंने उस रिसोर्स का यूज करा जो फ्रीली अवेलेबल था, खाली था, काम करने के लिए डेस्परेट था, और उसको 15 से 20 हज़ार रुपये देके आराम से हायर किया जा सकता था, ताकि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो जो ये स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, इन्होंने टोटली विन विन सिचुएशन क्रिएट करी।
उस यूथ के लिए जो अनएम्प्लॉयड था, कम एजुकेटेड था, उसको सैलरी दी, सैलरी के साथ साथ उसको बैंकिंग सिस्टम में लाया गया, सैलरी के थ्रू वो जीडीपी में उसका उसका हिस्सेदारी हुई, साथ ही साथ उसको दूसरे बेनिफिट्स भी मिले लाइक पीएफ एंड इंश्योरेंस, एंड वो इस लायक बन पाया कि अपनी फैमिली को वो सपोर्ट कर सके। दूसरा फायदा मिला उस कंज्यूमर को जो कन्वीनियंस डिमांड कर रहा है, जिसके घर पे ग्रोसरी और खाना 10-15 मिनट के अंदर आ जाता है। तीसरा फायदा मिला उन टेक फाउंडर्स को जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म सोचा और बनाया। ये टेक फाउंडर्स ने बिजनेस क्रिएट करा, बिजनेस ग्रो करा और ये खुद भी करोड़पति बने, इन्होंने भी खूब पैसे कमाए। चौथा सबसे बड़ा फायदा मिला शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया और उन्होंने भी अपनी कैपिटल जो भी इन्हें इन्वेस्ट करी, कई टाइम्स उन्होंने ग्रो करी और उन्होंने भी प्रॉफिटेबली एग्जिट लिया। एंड बिगेस्ट फायदा जो मैं बोलूंगा वो हुआ सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को, जो स्ट्रगल कर रही थी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कॉन्स्टेंटली फेल हो रही थी। इस सरकार को हजारों करोड़ का टैक्स रेवेन्यू दिया इन स्टार्टअप्स ने। इंडिया में इतने करोड़ों की एफडीआई लेके आई है स्टार्टअप, एंड देन ऑल्सो इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स आर ब्लेमिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दी स्टार्टअप्स फॉर इनोवेशन। तो सबसे बड़ा फायदा गवर्नमेंट को होने के लिए, क्योंकि ये जो दो काम थे, पहला अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जॉब क्रिएट करना एंड मिडिल क्लास के हैसल्स को कम करना ताकि वो परेशान ना रहे, ये दोनों ही गवर्नमेंट करने में असफल रही, जिसकी वजह से ये स्टार्टअप्स आए और इन्होंने एक तीसरी जो कॉमन रिसोर्स था जो फ्रीली अवेलेबल था उसको यूज करके इन दोनों प्रॉब्लम्स को पूरा कर दिया, सॉल्व कर दिया। मतलब एक तीर से उन्होंने दो नहीं 3 निशाने लगाए। पहला गवर्नमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी अनएम्प्लॉयमेंट की, दूसरा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास को कन्वीनियंस दी, एंड तीसरा पुअर क्लास को जॉब्स दिए, सैलरी दी, उनको एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड दिया। ये तीनों ही चीजें गवर्नमेंट करने में असफल थी, अनसक्सेसफुल थी। देखा जाए तो एक्चुअली में अब इसमें थोड़ा और डीप थिंकिंग करने की जरूरत है कि मिडिल क्लास का ये जो हैसल है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास परेशान है और डेली की स्ट्रगल में लगी रहती है, ये हैसल भी तो एक तरीके से गवर्नमेंट का ही क्रिएटेड है। गवर्नमेंट की वजह से ही तो ये स्कूल फीस इतनी हाई है, मेडिकल फीस, मेडिकल खर्चों पे कोई रेगुलेशन नहीं है, स्कूल के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स पे कोई रेगुलेशन नहीं है, एंड ये वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर कोई बातचीत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये हैसल क्रिएट किया हुआ है और इस हैसल की वजह से ही ये डिमांड आ रही है, और ये डिमांड की वजह से ही इनडायरेक्टली अनएम्प्लॉयड यूथ एम्प्लॉयड हो रहा है और गवर्नमेंट की ही मुसीबत कम हो रही है एम्प्लॉयमेंट देने की। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की दी हुई हैसल्स की वजह से ही गवर्नमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। एक बात को आप सोच के देखो, अगर ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं, इन्होंने जितने भी करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, जॉब दे रखी है, एक बार को स्टार्टअप्स खत्म हो जाएं, ये डिलीट हो जाएं, सपोज करो ये डिलीट हो गए और इतने लोग जो अभी लगे हुए हैं कामों पे, नौकरियों में, वो सब फ्री हो जाएं, तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा गवर्नमेंट का जो यहाँ है ना, वो कहाँ पहुंचेगा, वो कहाँ पहुंचेगा। और गवर्नमेंट जब अभी इतने ही लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही, तो इस लेवल पे आके गवर्नमेंट क्या करेगी। तो गवर्नमेंट की ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है इन स्टार्टअप्स ने, अनएम्प्लॉयमेंट की। गवर्नमेंट को इतना टैक्स मिलता है, देश में एफडीआई आती है। तो कंक्लूजन ये है, एक तीर से 3 निशाने हो रहे हैं, एंड स्टिल द गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं दे आर क्रिटिसाइजिंग दी स्टार्टअप्स। हाँ, पीयूष गोयल जी का कहना ठीक है कि इसमें इनोवेशन नहीं है, इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ों के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, पर सर टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोचने के लिए, कुछ ज़्यादा इनोवेटिव सोचने के लिए, ओवर एंड अबव द नॉर्मल सोचने के लिए, वी मस्ट क्रॉस अ पर्टिकुलर सर्वाइवल लेवल एज अ कंट्री। एज अ कंट्री हमारा वो लेवल क्रॉस होगा ना जब एक बार, देन ओनली वी विल हैव दैट फ्रीडम, दैट लिबर्टी टू थिंक ओवर एंड अबव द नॉर्मल। तो आपका ये कहना गलत नहीं है, पर आपने ये चीज बहुत जल्दी कह दी, अभी इस चीज में टाइम लगेगा। इसलिए ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं ये इंडिया की रियलिटी हैं, यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दीज फैक्टर्स। और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से इस टाइप के स्टार्टअप्स जो कंज्यूमर फोकस्ड हैं, उनको कन्वीनियंस देने के लिए फोकस्ड हैं, इकोनॉमिकली वाइबल हैं, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, तभी इन टाइप के स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटलिस्ट की फंडिंग इजीली मिल जाती है और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं ड्यू टू दैट फंडिंग एंड ड्यू टू दीज कंडीशंस जो सपोर्ट करती हैं इस टाइप के स्टार्टअप्स की ग्रोथ को।
तो ये मेरा वो वीडियो था जिसमें मैंने ये डीप डाइव एनालिसिस करा, डीप इंट्रोस्पेक्शन करा, क्योंकि मिनिस्टर साहब ये नहीं कर पाएंगे अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। सो मिनिस्टर साहब, दिस वीडियो इज अ मैसेज फॉर यू कि आपको अगर ये वीडियो से कुछ डीप इंसाइट्स मिल पाए तो प्लीज स्टार्टअप्स को क्रिटिसाइज ना करें। आप जो आज प्लानिंग की बात करते हो, फंड्स क्रिएट करने की बात करते हो फॉर स्टार्टअप, फॉर डीप टेक सेक्टर्स, वो आप बात कर रहे हो अभी सिर्फ, दैट इज स्टिल अंडर प्लानिंग। वो अभी भी फुली ऑपरेशनल, फुली मोबिलाइज्ड होकर स्टार्टअप टेक फाउंडर्स के पास तक फंड्स पहुंचते नहीं है अभी भी पूरी तरीके से। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट जो आउटकम चाइना ने आज 2025 में दे दिया, वही आउटकम इंडिया भी आज करके दिखा दे। आज 2025 से 10 से 12 साल पहले चाइना ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था टुवर्ड्स दिस आउटकम। इंडिया ने 10 से 12 साल पहले 2014-15 में क्या करा था? इंडिया में ये नारे लग रहे थे अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख सबके अकाउंट्स में आएंगे। क्या हुआ उसका? उस पर कोई आंसर आप दीजिए। अब उसके लिए हम क्रिटिसाइज करें तो हम क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। तो कृपया करके जो इकोसिस्टम आपने दिया है उसमें गवर्नमेंट की भी कोई फंडिंग नहीं है इन स्टार्टअप्स को। सारी फंडिंग इन स्टार्टअप्स ने या तो प्राइवेटली अरेंज करी है या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से अरेंज करी है, इंटरनेशनल कैपिटल से अरेंज करी है। तो इसमें गवर्नमेंट की भी फंडिंग नहीं है, जबकि चाइना में गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा फंड है इन स्टार्टअप्स की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए। तो ये डिस्पैरिटी को इग्नोर ना करें। दिस डिस्पैरिटी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में भारत भी बसता है, सो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कैसा लगा आपको ये डीप डाइव एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन जो हमने करा? मे बी ये मिनिस्टर साहब और उनकी टीम के काम आ सके। तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि लोग वीडियोस देखते हैं, व्यूज़ तो आते हैं, पर कॉरस्पॉन्डिंगली कमेंट बॉक्स में फीडबैक नहीं आते, लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली अगर आप वीडियो देख रहे हैं एंड पसंद कर रहे हैं और आपने अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ लाइक किए बिना, कमेंट किए बिना एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।